और कुछ है तो बताएंगे, क्लास में कहाँ तक हुआ है? ये हो गया डिस्कस? पूछना है किसी को? हो गया सबसे? आगे बढ़ते हैं फिर। Next we are talking about radical axis of two circles. जैसे मान लीजिए कि दो सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और एक सर्कल है आपका S2 इक्वल टू 0, और S1 को आप मान सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x और प्लस क्या है 2f1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने कि जो रेडिकल एक्सेस है वो पहली चीज़ तो समझ लेना कि दो सर्कल के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एट ए टाइम। रेडिकल एक्सेस इज डिफाइंड फॉर टू सर्कल्स। ये एक लोकस है। कैसा लोकस है? तो हम लोग बोल रहे हैं ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरीके से मूव करेगा सच दैट पावर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स मस्ट बी सेम। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो पावर ऑफ पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी पी ए इंटू पी बी, नहीं, या फिर पी टी स्क्वायर जो भी है, ठीक है ना। पॉइंट अगर बाहर है तो और अंदर है तो पी ए इंटू क्या पी बी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पावर ऑफ पॉइंट होगा फॉर द टू सर्कल्स इज गोइंग टू बी व्हाट सेम। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। तो लिख सकते हैं रेडिकल एक्सिस इज द पावर ऑफ, या रेडिकल एक्सिस इज द लोकस, रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, radical axis is the locus of a point which moves such that, radical axis is the locus of a point which moves such that, its power with respect to the circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0, its power with respect to the circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is same। देखना हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर सेम, तो ये दोनों सर्कल्स हैं, तो HK का पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज गोइंग टू बी S1 और इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज S2। मतलब H, K जो है इसमें रखेंगे, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो, और इक्वल टू ये, तो यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा S2। यही तो होगा ना, क्या हो जाएगा? पावर्स अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? S1 इक्वल टू S2 और S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ व्हाट? रेडिकल एक्सिस। तो देख सकते हो HK रख के सबट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली तो यही आएगा 2 टाइम्स G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स F1 माइनस F2 इंटू वाई और प्लस क्या आएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, प्लस क्या आएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे कि S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हम लोगों ने देखा था क्या है कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, नहीं, तो यानी कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो जो कॉमन कॉर्ड है वही क्या होगा? रेडिकल एक्सिस। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, if two circles intersect each other, then their common chord is the radical axis then their common chord is the radical axis। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि दो सर्कल टच कर रहे हैं,
तो टच करने के दो तरीके हो सकते हैं, लास्ट क्लास में वैसे तो डिस्कस कर लिया है, बट पढ़ेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, नहीं तो बाकी आधा अधूरा ही दिखेगा सब कुछ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से हो सकता है पॉसिबिलिटी एक, और एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो कौन होगा रेडिकल एक्सिस? तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि बाकी कोई ऐसा लाइन नहीं हो सकता है? जैसे उस लाइन पे तो ये तो सही कह रहा है कि पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर वाली चीज़ तो फॉलो हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉमन टेंजेंट अगर बनाते हैं और हम इसके बारे में अगर बात करेंगे तो मतलब ये पॉइंट तो डेफिनेटली रेडिकल एक्सिस पे तो आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो पावर ऑफ पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेम, क्योंकि जो पावर पॉइंट दोनों के लिए क्या होगा? 0। तो ये तो पक्की बात है कि जो भी लाइन होगा रेडिकल एक्सिस वो इससे तो पास करेगा ही करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी लाइन की इसने ये पिक की कि भाई ये वाला है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लोगे तो अल्टीमेटली जब आप यहाँ से कोई भी टेंजेंट या कॉर्ड बनाओगे तो दिस इंटू दिस इज गोइंग टू बी दिस लेंथ का स्क्वायर, और इधर से भी जब बनाओगे तब भी दिस इंटू दिस इज गोइंग टू बी दिस लेंथ का स्क्वायर। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई पॉइंट P बोला यहाँ पे, तो अगर हमने ऐसे कोई लाइन्स बनाई तो हम लोग बोल रहे हैं कि पी ए इंटू पी बी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस का स्क्वायर, बताया था टेंजेंट का स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि अगर पी सी इंटू पी डी है तो हम लोग बोल रहे हैं दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पी टी स्क्वायर। तो ये तो डेफिनेटली बात सही कह रहा है कि ये तो वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो एक्चुअली रेडिकल एक्सिस को करना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी ठीक है कि एक यूनिक ही लाइन आएगी कि घटाओगे हमेशा कोई दो सर्कल तो यूनिक ही बनेगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि विल टेक एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, बिकॉज जो रेडिकल एक्सिस होगा वो हमेशा इस पॉइंट से तो पास करना ही चाहिए। अब अगर आपने इसके अलावा कोई भी लाइन ली तो वो लाइन का कुछ पोर्शन तो किसी ना किसी सर्कल के अंदर से जाएगा। नहीं समझ में आया? हम लोग बोल रहे हैं क्या, वो किसी ना किसी एक सर्कल के अंदर जाएगा, मतलब एक सर्कल के अंदर जाएगा तो दूसरे के तो बाहर ही है ना। जैसे मान लो कि तुमने ऐसी कोई लाइन बनाई, नहीं तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसके तो अंदर हैं बट इसके तो बाहर हैं, और ये जो पॉइंट है वो इसके अंदर है और इसके क्या है? बाहर। तो पावर ऑफ पॉइंट तो सेम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक के लिए नेगेटिव हो रहा है और एक के लिए क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज द लाइन जो कि क्या होगा? आपका रेडिकल एक्सिस। यहाँ पे भी हम जो इसी तरीके से बता सकते हैं क्या कि ये जो लाइन जो टच कर रहा है, नहीं यही होगा क्या? आपका रेडिकल एक्सिस। तो लिख सकते हैं व्हेन टू सर्कल्स टचेज ईच अदर, सेकंड पॉइंट, व्हेन टू सर्कल्स टचेज ईच अदर, when two circles touches each other, then the radical axis is their common tangent, then the radical axis is their common tangent at their common point of contact, at their common point of contact। मतलब पहले वाले केस में कॉमन टेंजेंट दो और अभी आएंगे DCT, लेकिन वो नहीं है। समझ में आया क्या? जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो कॉमन टेंजेंट है वही आपका क्या कहलाएगा? रेडिकल एक्सिस। तो मेरे ख्याल से दोनों में क्लियर है। अच्छा, हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं कि दो सर्कल की टेंजेंसी को हम एक बार में ही देख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दो सर्कल दिया हुआ है और उसके बारे में पता करना है कि वेदर दे आर टचिंग ईच अदर और नॉट, यही तो बात है ना। तो हम लोग अभी तक क्या करते थे? वैसे तो अभी तक कुछ किया नहीं है हमने, वो अलग बात है, नहीं, लेकिन हम लोग अभी तक क्या करते थे आइडियली कि हम C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 चेक करते थे, या C1 C2 इक्वल टू क्या? मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। और अगर हमको बताना था कि कैसे टच कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो इनमें से जो कंडीशन फॉलो करेगा उसके हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हमको दो चीज़ें चेक करनी पड़ी है बार बार कि C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है कि नहीं, या C1 C2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एक ही बार में काम चल जाएगा। हम क्या करें कि रेडिकल एक्सिस लिख दें दोनों का। अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो हम क्या करें कि दोनों सर्कल का क्या लिख दें? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस लाइन आ गई, जो इन दोनों में जो सबसे सस्ता सर्कल है, जिसका सेंटर आसान है, रेडियस आसान है, उससे उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लो। अगर वो उसके रेडियस के बराबर आ गया तो डेफिनेटली रेडिकल एक्सिस उस सर्कल को क्या कर रहा है? टच। और वो तभी हो सकता है जब वो क्या कर रहा होगा? टच। अब कोई बोल रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि हमने क्या लिखा? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस लिखने के बाद क्या किया कि किसी एक सर्कल के सेंटर से उसी का रेडियस चेक कर लिया कि बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो दोनों सर्कल को ही टच कर रहा होगा। ये समझ में आया? पहले
ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक को टच कर रहा होगा एक को नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर ऐसा है और तुमने दिखा दिया क्या ना कि जो रेडिकल एक्सिस है, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है कहीं और तुमने दिखा दिया कि ये रेडिकल एक्सिस है, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस यार दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है इसके लिए तो 0 आ रहा है और इसके लिए नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गया, मतलब रेडिकल एक्सिस उसको तो टच कर रहा है, तो अगर उसको टच कर रहा है तो दूसरे वाले को भी टच कर रहा होगा और उसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं उस केस में पावर ऑफ पॉइंट क्या होने वाला है? 0। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग बोल सकते हैं कि अब कोई मुझे सर एक्सटर्नल टच कर रहा है कि इंटरनल टच कर रहा है, कैसे सेपरेट करें? तो कैन बी सजेस्ट एनीथिंग? तो हम लोग लेकिन सिंपल सा है कि दोनों के सेंटर्स पता है आपको और वो लाइन आपने लिखी हुई है। अब आप उठा के बस रख के देख लीजिए कि दोनों का साइन सेम आ रहा है या ऑपोजिट। दोनों का साइन सेम आ रहा है मतलब कि इंटरनली टच कर रहा है, और अगर दोनों का साइन क्या आ रहा है? ऑपोजिट, तो इसका मतलब है कि वो कैसे टच कर रहा है? एक्सटर्नली। तो मेरे ख्याल से हम एक बार में ही रेडिकल एक्सिस के हिसाब से हम दो सर्कल के टेंजेंसी को चेक कर सकते हैं। रेडिकल एक्सिस के बारे में नेक्स्ट चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो हमेशा सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। जैसे देख सकते हैं कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दो सर्कल्स हैं G1 F1 C1 और एक है G2 F2 C2 वाला, तो सेंटर से -G1, -F1 और एक का सेंटर क्या है? -G2, -F2। रेडिकल एक्सिस अभी अभी हम लोगों ने देखा कि दिस इज 2 टाइम्स G1 - G2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स F1 - F2 इंटू वाई, और प्लस क्या आया था? C1 - C2 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस रेडिकल एक्सिस? मेरे ख्याल से तो है नेगेटिव ऑफ G1 - G2, चेक करना कभी, और अपॉन कितना है? F1 - F2, और सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप तो देख सकते हो आप घटा के लिखोगे तो F1 - F2 अपॉन कितना है? G1 - G2। व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? -1। तो अगर ये प्रोडक्ट -1 है तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स is perpendicular to the line joining the centers of the two circles मेरे ख्याल से प्रूव कर दिया है। एंड इट इज ऑल्सो क्वाइट एविडेंट कि ये जो रेडिकल एक्सिस होगा दैट विल बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। नहीं लिख लें? लिख लिया? तो ध्यान रखना है गलत लिखा है, अगर लिखा है तो दिस नीड नॉट पास थ्रू लिख सकते हैं। द रेडिकल एक्सिस नीड नॉट पास थ्रू द मिड पॉइंट्स the radical axis need not pass through the midpoint of the line segment joining the center of the two circles। देख लो, किसी को लग रहा है लॉजिकली रीजनिंग कुछ कर पाए तो अलग बात है, बाकी कॉपी सजाने के हिसाब से तो आप दोनों ही लिखने के लिए तैयार हैं। डायग्राम से दिख रहा है तो आइसोसेलेस हो गया, डायग्राम से दिख गया तो इक्विलैटरल बना दिया, डायग्राम से दिख रहा है परपेंडिकुलर है तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है कि मिड पॉइंट का फील आ रहा है तो मिड पॉइंट ही होगा। ऐसे ही चलता है दुनिया, जो दिखता है वही बिकता है क्या? हाँ, इस पॉइंट को क्या मान लें? P, T,
अच्छा पी, दोनों सर्कल के डायमीटर कंप्लीट कर लें यूँ, हाँ, और इसके भी, अच्छा इसको ए बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, हाँ सही है, जैसे हम लोग तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पी ए इंटू पी ए प्लस ए बी और इक्वल टू पी सी इंटू पी सी प्लस सी डी। तो ये अपन ने क्या कहा कि ए बी सी डी से बड़ा है, ठीक है। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ज़रूर से कि ए बी सी डी से बड़ा है। अगर पी ए पी सी से बड़ा हो गया तो ये साइड हमेशा इससे बड़ा ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो ऑब्वियस आता है कि जो पी सी होगा उसको पी ए से क्या होना पड़ेगा, बड़ा, मतलब किसके पास होगा, बड़े वाले सर्कल के पास होगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट कि पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, pair of concentric circle do not possess radical axis. पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करें तो रेडियस हम लोग सेम नहीं ले रहे हैं, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं तो मेरे ख्याल से देख सकते हो आप कि सेंटर सेम होंगे। अगर इसका कोई पूछे रेडिकल एक्सेस तो हम लोग इसका रेडिकल एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो जो भी रेडिकल एक्सेस होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, इन्फिनिटी पे। नहीं समझ, वो रेडिकल एक्सेस कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि दिख रहा है ना 0 0 और C1 माइनस C2। तो अगर आप किसी भी चीज़ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ऊपर C1 माइनस C2 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो पूरी क्वांटिटी किधर जा रही होगी, इन्फिनिटी। यानी कि अगर हम पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करेंगे तो जो रेडिकल एक्सेस होगा वो किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रेडिकल एक्सेस का एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, ठीक है ना, नॉट कॉन्सेंट्रिक, कंटेन्ड इन दिस। कॉन्सेंट्रिक का डिस्कशन कर दिया मैंने, तो क्या बोल सकते हैं इसके रेडिकल एक्सेस के बारे में, सिवाय इसके कि दैट इज अ लाइन। तो वन थिंग इज श्योर कि हम लोग बोलेंगे कि जो भी इस केस में रेडिकल एक्सेस आएगा, नहीं वो दोनों सर्कल के बाहर ही होगा कहीं ना कहीं। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि अगर वो कुछ भी ऐसा हो गया तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन पॉइंट्स के लिए आप देख सकते हो इसका पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव होगा, इसका कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आप ऐसा कुछ सोचोगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई भी केस लोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लेंगे हमेशा जो बड़ा सर्कल होगा या जो कोई भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि दोनों सर्कल के बाहर ही लाई करेगा, ठीक है ना। तो लिखना इन केस, नेक्स्ट पॉइंट, in case if one circle is contained in another, in case if one circle is contained in another, then the radical axis, then the radical axis will be lying outside the two circles, will be lying outside the two circles, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडिकल सेंटर। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज रेडिकल सेंटर। जैसे रेडिकल एक्सिस के बारे में मैंने क्या कहा कि दैट इज डिफाइंड फॉर टू सर्कल्स। रेडिकल सेंटर की अगर हम बात करें तो दिस इज डिफाइंड फॉर थ्री सर्कल्स, S10, S20 और S30। मान लो तीन ये सर्कल्स हैं, तो हम लोग बोले कि रेडिकल सेंटर will be defined for not for two circles, this is defined for how many circles, 3, ठीक है ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि what is radical center, तो this is point of concurrency of the radical axis
ऑफ द सर्कल्स टेकन 2 एट ए टाइम। जैसे हम लोग बोले कि 2 एट ए टाइम अगर लेके रेडिकल एक्सिस बनाओ, जैसे इसका ये रेडिकल एक्सिस मान लो आ गया, इन दोनों का कोई रेडिकल एक्सिस आ गया और इन दोनों का कोई रेडिकल एक्सिस आ गया, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर। अब बोलोगे कंकरेंट क्यों हो रहा है, तो वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में आएगा। बट फॉर द टाइमिंग ये क्लियर होना चाहिए कि जो रेडिकल सेंटर होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो लिखना इट इज डिफाइंड एज, रेडिकल सेंटर में लिख लेंगे, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, it is defined as the point of concurrency, it is defined as the point of concurrency of the radical axis, it is defined as the point of concurrency of the radical axis of the three circles taken 2 at a time, of 3 circles taken 2 at a time। ठीक है। अब अगर कोई बोल रहा है कि इसको प्रूव करो, तो एक तो तरीका है कि हम लोग रेडिकल एक्सिस लिख के उसकी कंकरेंसी चेक कर लें। ये G1 F1 C1 वाला मान लिया, ये G3 F3 C3 वाला मान लिया, और ये क्या मान लिया, G2 F2 C2 वाला। तो हाउ कैन वी राइट द रेडिकल एक्सिस, तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस लिखोगे तो जैसे मैंने पहले भी सिखा दिया है, 2 टाइम्स G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 इंटू वाई, और प्लस क्या आएगा, C1 माइनस C2। S2 S3 का लिखेंगे तो 2 टाइम्स G2 माइनस G3 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स F2 माइनस F3 इंटू वाई, और प्लस क्या आएगा, C2 माइनस C3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। और 1 और 3 का लिखेंगे तो 2 टाइम्स G3 माइनस G1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स F3 माइनस F1 इंटू वाई, और प्लस क्या आएगा, C3 माइनस C1 इक्वल टू 0। चेक कर लो। तो हम लोगों ने तीनों का रेडिकल एक्सिस लिख दिया है, और इसकी कंकरेंसी चेक करने के लिए बताया था कि डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो जब डिटर्मिनेंट लिखोगे तो पहला वाला जो कॉलम है दिस इज G1 माइनस G2, G2 माइनस G3 एंड G3 माइनस G1, 2 इससे कॉमन आ जाएगा बाहर सबसे। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि इस वाले को लिखोगे आप तो F1 माइनस F2, F2 माइनस F3, और क्या आएगा, F3 माइनस F1, इससे भी 2 बाहर आ जाएगा तो बाहर 4 आ जाएगा। एंड देन इज C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 एंड C3 माइनस C1। चेक कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि R1 को लिख लो, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डेफिनेटली पहला रो अपने आप क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, सब जुड़ेंगे सब कटेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसकी वैल्यू अपने आप दिख रही है, किसके बराबर आ जाएगी, 0। तो एक तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि बाई इक्वेशन ऐसे प्रूव कर सकते हैं, बाकी कॉमन सेंस से ही प्रूव कर सकते हैं अगर है तो। देखना, जैसे 2 रेडिकल एक्सिस कहीं ना कहीं तो काटेगा, जैसे मान लो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस है और इन दोनों का रेडिकल एक्सिस है, तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काटेगा। अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये पॉइंट इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो हो गया कंकरेंट, नहीं? तो आप लोग बोल सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों पे लाई करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ये पॉइंट इस वाली लाइन पे है, तो इस पॉइंट का पावर विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू आर सेम, नहीं? तो हम लोग बोले इसका S1 इक्वल टू क्या हो गया, S2 इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए क्या बोल सकते हैं, S1 इक्वल टू S3 होगा। तो S1 S2 के बराबर है, S1 S3 के बराबर है, तो डेफिनेटली S2 और S3 भी इस पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम। तो ऑफकोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो इसी के थ्रू क्या करेगा, पास। तो डायरेक्टली देख के ये बता सकते हैं। तो कभी भी रेडिकल सेंटर निकालना है तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 कोई रेडिकल एक्सिस लिख के दोनों को क्या कर लें, सॉल्व। Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 12. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 12 at the points. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 12 at the points where it is met by the circle, where it is met by the circle x square plus y square
tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 12 at the points where it is met by the circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2, not 12, minus 5x plus 3y minus 2 equal to 0. Find the point of intersection of the tangents. Find the point of intersection of the tangents. तो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 और ये सर्कल मान लो कि इसको इस तरीके से मान लो इन दो पॉइंट्स पे काट रहा है। तो ये अगर हम ये वाला पहला वाला सर्कल बोल रहे हैं और ये वाला जो है दूसरा वाला सर्कल, ठीक है ना, तो मान लें कि ये जिन भी पॉइंट्स पे काट रहा है वहाँ पे इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं और ये जो टेंजेंट्स है जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसकी बात करनी है। तो ये मैंने पिछली क्लास में भी इस तरह का बताया हुआ है सवाल वैसे। तो मान लिया कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 y1 है, तो हम लोग बोले कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो ये दो चीज़ें हैं। एक तो इस सर्कल के लिए इस पॉइंट का अगर कॉमन कॉर्ड लिखोगे तो यही आएगा और दूसरा ये दोनों सर्कल का क्या है, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस कैसे मिलेगा, s1 माइनस s2 करके। सो दिस इज 5x माइनस 3y और प्लस या माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्लियर है, 5x माइनस 3y और मेरे ख्याल से तो सही है माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये रेडिकल एक्सिस उस पर्टिकुलर सवाल में ये लाइन दी हुई थी ऑलरेडी और हम लोगों ने वहाँ टेंजेंट्स बनाया था, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा। तो आज भी वही काम करने वाले हैं। x1 y1 के लिए इसका हम क्या लिख लें, COC। तो दैट इज x1 प्लस y1 माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x1 अपॉन 5 इक्वल टू y1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 12/10 दैट इज 6/5। तो x1 इज 6 एंड y1 इज गोइंग टू बी माइनस 18 अपॉन 5। नेक्स्ट लिखिएगा अगर लिख लिया हो तो। Consider a family of circles passing through two fixed points, capital A 3,7 and capital B 6,5. Consider a family of circles passing through two fixed points, capital A 3,7 and capital B 6,5. Prove that the chords in which the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0. Prove that the chords in which the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 cuts the member of the family are concurrent at a point. Cuts the member of the family are concurrent at a point. Also find the coordinates of this point. तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके थ्रू एक फैमिली ऑफ सर्कल्स पास कर रही होंगी, ठीक है ना, 3,7 और 6,5 से। देयर विल बी डेफिनेटली अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू और भी बहुत सारे सर्कल जा रहे होंगे। तो इनफाइनाइट सर्कल होते हैं दो पॉइंट से, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। अब ये कोई एक फिक्स सर्कल है। अब ये जो फिक्स सर्कल है, मान लो ऐसा है कोई ये फिक्स सर्कल, तो देख रहे हो कि इसके थ्रू जितने भी मेंबर्स है सबको काट रहा होगा नहीं। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये सर्कल है, इसको ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन होगी। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं इसको कहाँ काट रहा है, यहाँ पे। तो ये जितनी भी ऐसी लाइंस हैं, अब इस लाइंस के बारे में क्या कह रहा है कि ये सब एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही होंगी। ये सारी लाइंस किससे पास कर रहे होंगे, एक फिक्स पॉइंट से। मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस होंगी, मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप का। तो जैसे सबसे पहले तो बात करें कि हाउ कैन वी राइट दिस फैमिली विच इज पासिंग थ्रू 3,7 एंड 6,5। ये बताया हुआ टाइप 3 में, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो मैं कैसे लिखूँ उसको, S प्लस लैम्डा L लिख दूँ क्या। तो ये तो फैमिली हो गई और इस सर्कल का नाम मैं रख देता हूँ S1 नहीं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक हो गया S1 इक्वल टू 0।
तो इसका जो रेडिकल एक्सिस है उसी की तो बात चल रही है, कॉमन कॉर्ड जो है उसी की तो बात चल रही है कि उसको प्रूव करना है कि दैट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को घटा देता हूँ, उसी तो कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस मिलेगा। यानी कैसे लिख सकते हैं अपन, s माइनस s1 प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। तो ये जो s माइनस s1 वाला पार्ट है ये भी तो लीनियर ही है ना, क्योंकि हम लोग इस लाइन को कैसे, सर्कल को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर s लिख रहा हूँ, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या आएगा 9x, माइनस कितना आएगा आपका 12y शायद, और 35 और 18 43 53 नहीं 53, देख लो। और लाइन की बात करें तो इसके थ्रू कौन सी लाइन हो जाएगी, 3x 2x प्लस 3y इक्वल टू 27। पक्का? तो ये दोनों के थ्रू लाइन हो गई, मतलब ये L हो गया, सही है क्या? तो हम लोग s माइनस s1 लिखोगे तो दोनों को घटा के लिखोगे ना, तो दोनों को घटा के लिखोगे तो कितना आएगा 5x मुझे लग रहा है, फिर कितना हो जाएगा माइनस 6y प्लस 12y मतलब प्लस 6y, और माइनस क्या 56 लिखेंगे, पक्का? तो ये हो गया s माइनस s1 और प्लस लैम्डा l, मतलब लैम्डा टाइम्स क्या 2x प्लस 3y माइनस 27। चेक कर लो एक बार। तो अगर ये सही है तो इसी का जो क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसी से पास कर रहा होगा, तो वो निकालोगे तो आ जाएगा 2, कितना 23/3।